हेलो फ्रेंड्स, ये जो एक मैराथन क्लास है, एक मास्टर क्लास है आपकी पीजीटी केवीएस के लिए। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपकी 11th बुक है, यानी 11th एनसीईआरटी है, जिसमें दो बुक है आपकी हॉर्नबिल, जिसमें प्रोज एंड पोएट्री, एंड स्नैपशॉट जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है। इसको आपको इस मैराथन क्लास में हम इसके एमसीक्यूज़ आपको कवर करेंगे। और मुझे लगता है कम से कम यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो ये एक रिवीजन क्लास है फ्रेंड्स। इसको आप लेक्चर को जब करें तो अपने एमसी कॉपी पेन लेकर बैठें और उसको आप तुरंत मार्क करते रहें, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि कितने एमसीक्यूज़ आपके ठीक हो रहे हैं और क्या आपकी तैयारी है। एक फाइनल आपके जो फाइनल प्रिपरेशन है उसके लिए एक मास्टर क्लास ये प्रोवाइड कराई गई है। आई होप आपको काफ़ी कुछ हेल्प इससे मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा केवीएस पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी 11th की बुक है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल से ये एमसीक्यूज़ हैं और फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। क्लियर? तो खुशवंत सिंह का चैप्टर है, बड़ा प्यारा सा है, जिसमें उन्होंने अपनी जो दादी है, दादी का पेन पोर्ट्रेट जो है वो दिया है। तो इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए। आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक जस्ट रिवीजन के तौर पर आपको ये एक्सरसाइज आपको मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी की। ऑथर जैसा मैंने बताया अभी आपको, खुशवंत सिंह जो हैं, उनका ये चैप्टर है। वो हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द चैप्टर। मेन कैरेक्टर की बात करें तो मेन कैरेक्टर है ऑथर की मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर एंड डॉटर। तो जो ग्रैंड मदर है ऑथर की, वो यहाँ मेन कैरेक्टर है। वो कहते हैं हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। फादर, जो ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट जो लगा हुआ है उनका दीवार पर टंगा हुआ है, वो किस तरह दिखता है। ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड, वॉर्न बिग टर्बन। कैसा दिखता है? ओल्ड स्किनी रिंकली एंड यंग हैंडसम एंड वेल बिल्ट एंड ओल्ड एंड वेल बिल्ट। तो उन्होंने कहा है कि जो पोर्ट्रेट था वो ओल्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड और वॉर्न बिग टर्बन, इस तरह का पोर्ट्रेट जो है वो वॉल पर लगा हुआ था उनके ग्रैंडफादर का। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, और ग्रैंड मदर कैसी दिखाई देती है? ओल्ड फैट लॉन्ग, लॉन्ग फैट स्लाइटली बेंड, ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंड एंड फैट, एंड स्लाइटली बेंड एंड फैट। तो उन्होंने जिक्र किया है ग्रैंड मदर का भी, और वो कहते हैं कि शी लुक्ड ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट एंड फैट। तो सी वाला ऑप्शन आपका हुआ, इस को आपको टिक करें। एंड व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंड मदर। ऑथर के जो पेरेंट्स थे उन्होंने ग्रैंड मदर के साथ उसको कब छोड़ दिया? व्हेन ही वॉज ए किड, ही वॉज एन इन्फेंट, ही बिकेम अ टीनेजर, एंड व्हेन ही फेल्ड एंड बिकेम अ टीनेजर। तो ऑथर को जब छोड़ा उन्होंने तो वो एक बच्चा था, तब से उसकी परवरिश के लिए वो दादी दादा के पास रहने लगा। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। जब गांव में दादी रहती थी वो किसको खिलाया करती थी? रोटी खिलाया करती थी, बासी रोटियां। डॉग्स, काउज, स्पैरोज एंड कैट्स। तो वो कुत्तों को रोटियां डाला करती थी। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हुआ। एंड व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। ऑथर क्या खाया करता था ब्रेकफास्ट में? तो थिक एंड स्टील चपातीज विद a little butter and sugar spread in it, thick bread with butter, उपमा, राइस एंड कर्ड। तो बासी रोटियां, उन पर मक्खन लगा हुआ और चीनी उस पर लगी हुई। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हुआ आपका। एंड वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल। ग्रैंड मदर ऑथर के स्कूल में उसके साथ क्यों जाती थी? टू कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखने। टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम, उसकी वेट करने की उसको वापस ले आए। बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल एंड शी वॉन्टेड टू मीट विलेजर्स। तो ऑब्वियसली देखिए, कहा है ऑथर की जो दादी हैं वो स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल से लगा हुआ ही एक टेम्पल था और टेम्पल में वो पूजा किया करती थी।
वो वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, ऑथर के माता पिता कहाँ थे? अब्रॉड, सिटी, अदर विलेज एंड अदर स्टेट। तो दे वर इन सिटी, वो सिटी में रहते थे। एंड वॉट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस? डेली क्या किया करती थी उसकी दादी वहाँ मंदिर में? मेडिटेशन, रीड स्क्रिप्चर्स, सिंग रिलीजियस प्रेयर्स एंड टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स। तो उसकी दादी मंदिर जाके रीड स्क्रिप्चर्स यानी स्क्रिप्चर्स वो पढ़ा करती थी। What was the turning point of the friendship between grandmother and author? ऑथर की और दादी की जो दोस्ती थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया। When he became an adult, जब वो एक एडल्ट हो गया। When his parents called them both to the city, जब उसके पेरेंट्स ने दोनों को शहर बुला लिया। When he left her to live in the city with his parents, कि when he left her, जब उसने उनको छोड़ दिया अपने पेरेंट्स के साथ सिटी में रहने के लिए। When they stopped talking, जब उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। तो टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसके पेरेंट्स ने उन दोनों को शहर में बुला लिया, ऑथर को और उसकी दादी को। दोनों ही फिर शहर में चले गए गांव से। वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? इस सिटी में कहाँ स्टडी करता था ऑथर? इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस एंड बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल, हिंदी स्कूल एंड नोवेयर। तो मोटर बस में वो जाता था। वेयर डिड द ऑथर गो? ऑथर जाता था, कहाँ जाता था शहर में? वो एक इंग्लिश स्कूल में जाता था एक मोटर बस में बैठ के। एंड वॉट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? और नया जो अंग्रेजी स्कूल था ऑथर का, उसमें जब उसका एडमिशन हुआ तो उसकी दादी खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? इन द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, because they were in city, because she didn't understand English and could no longer help him with the lessons। देखिए एक्चुअल में रीज़न क्या था? दादी को इंग्लिश नहीं आती थी, वो उसके जो चैप्टर्स होते थे, होमवर्क होता था, उसमें हेल्प नहीं कर पाती थी, इसलिए वो अनहैप्पी थी। तो डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। एंड वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक? ग्रैंड मदर को म्यूज़िक क्यों पसंद नहीं था? It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. And she liked only religious prayers. She liked the traditional folk music. She thought it would distract him from studies. तो दादी को म्यूज़िक पसंद नहीं था। उनका कहना था कि जो अच्छे लोग हैं, जेंटल लोग हैं, उनके लिए ये नहीं है। तो ये जो है हैरलट्स एंड बैगर्स के लिए है। हैरलट्स कहते हैं फ्रेंड्स वेश्याएँ, और बैगर्स भिखारी। ऐसा उनकी दादी का मानना था। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? उसकी दादी शहर में कैसे टाइम स्पेंड करती थी? फीडिंग डॉग्स, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, फीडिंग स्पैरोज एंड टॉकिंग टू नेबर्स। तो 3 मेथड्स थे, 3 तरीके लेसन में बताए गए हैं जिनसे दादी उनकी जो समय है वो व्यतीत करती थी शहर में। उनमें से एक यहाँ पे आपको बताया है, यहाँ इस क्वेश्चन में है कि इस फीडिंग स्पैरोज़ को वो दाना डाल के, रोटी डाल के, क्योंकि वहाँ डॉग्स नहीं थे शहर में, तो वो चिड़ियों को रोटी खिलाया करती थी। What did the author eat for breakfast? ऑथर क्या खाया करते थे ब्रेकफास्ट में? एंड थिक एंड स्टेल चपातीज विद ए लिटिल बटर एंड शुगर। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स, तो आई होप फर्स्ट वाला आंसर इसका ठीक हो गया, अभी डिस्कस किया हमने। एंड वॉट हैपन्ड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years? जब ऑथर 5 साल के लिए अब्रॉड चले गए, विदेश चले गए स्टडी करने के लिए, तो क्या हुआ? ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड। दादी ने उसके माथे को चूमा और साइलेंटली उसको गुड बाय कहा। नो वन केम टू सी हिम। ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू विलेज एंड पेरेंट्स मूव्ड विद हिम। ओबियसली दादी ने साइलेंटली उसको किस किया और गुड बाय कहा। वॉट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल? दादी माँ के जो इवनिंग शेड्यूल में क्या चेंज आ गया? शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड की वुमेन इकट्ठा किया उन्होंने। शी वुड गो फॉर ए वॉक, शी वुड स्लीप अर्ली, शी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स।
इवनिंग शेड्यूल में चेंज आया, उन्होंने जो पड़ोस की महिलाएं थी उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वॉट हैपन्ड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, जब ग्रैंड मदर ने पहली बार प्रे नहीं की तो क्या हुआ? शी फेल इल द नेक्स्ट डे, शी मेड दिस हर रूटीन, शी टुक अ ब्रेड एंड वेंट टू द विलेज, नन ऑफ द अबव। तो क्या किया उन्होंने? शी फेल इल द नेक्स्ट डे, एक्चुअल में वो अगले दिन बीमार पड़ गई थी। हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, ग्रैंड मदर ने अपनी इलनेस पर कैसे रिएक्ट किया? शी सेड हर एंड वॉज नियर, शी इग्नोर्ड हर हेल्थ, शी टुक केयर ऑफ हर, शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो जो बीमार हो गई तो उन्होंने कहा कि उनका जो अंत है वो अब आ गया है, वो अंत उनका निकट है। What did the grandmother do in her final hours? फाइनल आवर्स, जो अंतिम घंटे थे दादी के मरने से पहले, उन्होंने उसमें क्या किया? टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, घर में सबसे बात की। वरीड अबाउट एवरीवन, सबके बारे में चिंतित रहीं। साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स एंड वेंट टू द टेम्पल। क्या किया उन्होंने? जब अंतिम समय आ गया तो साइलेंटली वो प्रेयर करती रहीं और अपनी जो माला है मोतियों की उसको जपती रहीं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, ग्रैंड मदर कैसे मरी? ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स, लेइंग ऑन द बेड, इन द हॉस्पिटल, वाइल स्लीपिंग, नन ऑफ द अबव। तो जो दादी मरी घर पे मरी थी, ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स और मोतियों की माला को जपते हुए अपने बेड पर उन्होंने अंतिम सांस ली। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, और जब दादी मरी तो जो चिड़िया जिनको दादी उनकी डेली रोटी खिलाया करती थी, रोटी के टुकड़े करके, वो चिड़िया भी दुखी थी, वो गोरैया भी दुखी थी। और क्यों, कैसे दुखी थी, कैसे उन्होंने दुख एक्सप्रेस किया? दे डिडंट कम दैट डे, दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वरांडा, दे एट द ब्रेड क्रम्स, दे चिर्प्ड अ लॉट। तो वे जो हैं आ गई और साइलेंटली वे बरामदे में बैठी रहीं। तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। वॉट हैपन्ड, क्या हुआ? व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे, जब वो ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले गए तब क्या हुआ? नेवर्स विजिटेड देम टू पे कंडोलेंसेज, दे मॉर्न्ड हर डेथ इन हर रूम, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली एंड नथिंग हैपन्ड। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स? जब डेड बॉडी को ले गए तो जो चिड़िया बैठी थी बरामदे में साइलेंटली, वो चुपचाप उड़ के चली गई, उड़ गई। हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर इन द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर, कैसा कैरेक्टर आपको दादी का लगता है? इमोशनल, स्ट्रॉन्ग, सेल्फिश एंड लविंग। तो ऑब्वियसली इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इमोशनल कहीं नहीं रही, स्ट्रॉन्ग रही हमेशा। वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड, दादाजी का जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ रखा हुआ था? ऑन ए शेल्फ, हंग अबव द मेंटल पीस, पुट ऑन द मेंटल पीस ऑन ए टेबल। तो मेंटल पीस के ऊपर ये लटका हुआ था। मेंटल पीस क्या होता है फ्रेंड्स? जो चिमनी होती है, अंगीठी, जो चिमनी वाली अंगीठी होती है, उसमें जो ऊपर एक अलमारी होती है, अलमारी क्या, एक आला कहिए, उसको आप कहते हैं मेंटल पीस। Did the author bother to learn the morning prayers that her grandmother recited? क्या ऑथर ने कुछ बॉदर किया, चिंता की अपनी जो दादी की प्रेयर है उसको याद करने की? Yes, he listened but did not bother to learn, he couldn't learn and no. तो he listened, उन्होंने सुना लेकिन उसको याद करने के लिए कोई टेंशन नहीं ली। What was their common link of friendship snapped? उनके बीच जो एक फ्रेंडशिप थी उसका जो लिंक था, कॉमन लिंक, वो टूट गया। कब टूटा? When he went to college, when he went to the university, they were given separate rooms, when he started working, when he went abroad. कब टूटा एक कॉमन लिंक? वो यूनिवर्सिटी चले गए और जाने के बाद एक सेपरेट रूम उनको दिया गया। तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। वॉट वॉज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वॉज गोइंग अब्रॉड, और जब ऑथर अब्रॉड जा रहा था तो उसकी दादी की क्या रिएक्शन थी? हैप्पी, सैड, नॉट इवन, सेंटिमेंटल एंड सेंटिमेंटल। तो उसकी दादी ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई। शी वॉज नॉट इवन, बिल्कुल भी वो सेंटिमेंटल वहाँ नहीं थी जब ऑथर विदेश जा रहा था। तो सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ।
एंड व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 years, जब वो 5 साल के बाद आया तो क्या रिएक्शन उसकी रही? ओवरवेल्म्ड, clasped the author in her arms and said prayers, happy, sentimental. तो जब ऑथर लौटा उन्होंने उसको क्लैस्प किया अपनी आर्म्स में, अपनी बाहों में भर लिया और प्रेयर्स जो हैं वो कहने लगी। व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड? क्या रिएक्शन थी? नॉट इवन सेंटिमेंटल। ये सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? कैसे टाइम स्पेंड करती थी? अब देखिए यहाँ ऑप्शन आपको बदल गए हैं। फीडिंग डॉग्स, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, स्पिनिंग द व्हील्स एंड टॉकिंग टू नेबर्स। तो वो रीडिंग स्क्रिप्चर्स, यहाँ आपको जो दो ऑप्शन आपके मिलेंगे, देखिए 3 तरीके थे सिटी में जब वो रहती थी तो टाइम स्पेंड करने के। एक तो रीडिंग स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, स्पिनिंग द व्हील, व्हील काटती थी, और तीसरा जो तरीका था वो था कि जो स्पैरोज थी, स्पैरोज को फीड करके। तो दो यहाँ मिल गए आपको, यानी इसमें देखिए रीडिंग स्क्रिप्चर्स भी ठीक है और आपका स्पिनिंग द व्हील ये भी ठीक है। दोनों ऑप्शन आपको ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स? बी और सी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के जो MCQs हैं वो कंप्लीट हुए और आगे नेक्स्ट चैप्टर में कुछ MCQs आपको और कल देंगे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो KVS PGT सीरीज चल रही है उसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पोएम। फर्स्ट है हमारी पोएम अ फोटोग्राफ के कुछ MCQs। और फ्रेंड्स बात करें पोएम की तो पोएम बड़ी प्यारी सी है, शिर्ली टॉल्सन ने लिखी। और इस पोएम में पोइटेस ने जो लाइफ की 3 स्टेजेस हैं उनको बताया है। और क्या स्टेजेस हैं देखिए, ऑथर यहाँ बताती है कि पहली स्टेज जब वो कवियत्री हैं, पोइटस की माँ जो है एक 12 साल की छोटी बच्ची थी, तो एक बचपन का एहसास जो है उन्होंने वो दिखाया है। और वो सी बीच पर अपनी चचेरी बहन डॉली और बेटी के साथ छुट्टियों का आनंद उठा रही थी। सेकंड स्टेज में कवियत्री जो है अपनी माँ और खुद के फोटोग्राफ पर मुस्कुरा रही थी जब वो एक विवाहिता महिला थी। और थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में वो अपनी माँ के लिए उनकी भावनाएं देखी जा सकती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को अब खो दिया है। और एक्चुअल में ये जो स्टेज है, थर्ड स्टेज, बहुत पेनफुल है क्योंकि उनकी जो माँ है वो हम उनके साथ दुनिया में नहीं है। तो प्यारी सी पोएम फोटोग्राफ। बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, देखिए पहले क्वेश्चन पे ही, हु इज़ द पोएटस ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ? तो शिर्ली टॉल्सन, रडियार्ड किपलिंग, एलिजाबेथ जेनिंग्स एंड मार्कस नैटन। तो बात अगर पोएट की करें तो शिर्ली टॉल्सन ये जो है पोएटस रही हैं इस पोएम की। फोटोग्राफ किसके बारे में है? अबाउट पोएट्स चाइल्डहुड मेमोरीज, ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, पोएट्स फोटोग्राफ एंड पोएट्स फादर। तो अगर आप बात करते हैं पोएम की तो ये पोएम है पोएट की जो मदर हैं उनके बारे में एक ट्रिब्यूट, उनको एक श्रद्धांजलि। क्लियर फ्रेंड्स? और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट्स मदर? पोएट की मदर की क्या एज थी जब वो फोटोग्राफ लिया गया था? 12, 13, 12 और 14, सॉरी 11, 13, 12 एंड 14। कितने साल की थी वो? तो यहाँ बताया है कि वो 12 ईयर्स की थी जब वो फोटोग्राफ लिया गया था। तो सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। When did her mother die? 2 years ago, 5 years, 13 and 12। कितने साल पहले उनकी जो माँ है वो मर गई थी? तो माँ मर गई थी उनकी 12 years ago, 12 साल पहले। How many people were in the photograph? फोटोग्राफ में कितने लोग दिखाई देते हैं? 2 girls, 3 girls, 2 girls and 1 boy, only her mother। तो बात करें जो फोटोग्राफ लगा हुआ है उस फोटोग्राफ में दिखाई देती हैं 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं, एक
पोएट की माँ है और 2 उसकी कज़न है। वॉट मटेरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ, किस मटेरियल का वो फोटोग्राफ बना हुआ है। शुरू में ही बताया है ऑथर ने, पोएम अगर आपने पढ़ी हो तो कार्डबोर्ड, वुड, स्टील एंड प्लास्टिक। तो कार्डबोर्ड का वो जो फोटोग्राफ है वो है, फ्रेम है। एंड हु आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ हर मदर, उसकी माँ के दोनों साइड कौन है, यानी माँ बीच में है, दोनों साइड हैं कज़न, बैटी एंड डॉली, पेरेंट्स, कज़न डॉली एंड एडम, एंड फ्रेंड्स। तो 2 कज़न हैं उसकी, बैटी एंड डॉली, वो उसकी माँ के इधर उधर हैं, यानी माँ की कज़न है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ, वो तीनों फोटोग्राफ में क्या कर रही थी। तो प्लेइंग, स्टैंडिंग बिसाइड हाउस, होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पैडलिंग। तो क्या कर रही थी तीनों, होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पैडलिंग, हाथ पकड़े हुए थी और पैडलिंग के लिए गई थी। क्लियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन में हु टुक द फोटोग्राफ और मदर विद हर कजन, वो फोटोग्राफ जो है, जिस फोटोग्राफ की हम बात करती हैं पोएटस, वो किसने लिया था। हर ग्रैंडफादर, अंकल, मदर्स फ्रेंड एंड ग्रैंड मदर, वो लिया था उनके चाचा ने, हर अंकल। क्लियर। और आगे है क्वेश्चन कि व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मीन इन द पोएम। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का क्या मतलब है। कि हर फीट रिप्रेजेंट द मदर हु चेंज्ड विद टाइम, उसके जो फीट हैं वो उसकी माँ को बताते हैं जो समय के साथ बदल गई। वाइल द सी रिमेन अनचेंज, जबकि जो सी है वो सेम रहा, वो अनचेंज रहा है। एंड टेरिबली सिचुएशन, टेम्पोरेरी सिचुएशन, एज इज टेम्पोरेरी, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उन फीट को कहा है जो समय के साथ बदल गए हैं, लेकिन जो सी है वो अभी भी नहीं बदला है, जैसा था वैसा ही है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ, कितने सालों के बाद उनकी माँ हंसी उन फोटोग्राफ्स को देखकर। तो 21, 23, 12 एंड 25। तो इट इज 23 साल की बात हो रही है। वॉट वॉज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर, उसकी माँ की जो फेवरेट मेमोरी है वो क्या थी। बीच हॉलीडेज, स्कूल मेमोरीज, वेकेशंस, नन ऑफ द अबव। तो बीच हॉलीडेज को उसकी माँ जो है अपनी फेवरेट मेमोरी बताती है। व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट, पोएट की फेवरेट मेमोरी क्या है। अगर पोएट की बात करें तो हर मदर्स मेमोरीज, हर मदर्स लाफ्टर, हर ऑन वेकेशन मेमोरीज, हर चाइल्डहुड मेमोरीज। तो अपनी माँ को हंसते हुए देखना ही पोएट की फेवरेट मेमोरी थी, यानी बी वाला ऑप्शन हुआ, हर मदर्स लाफ्टर। एंड आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट वुड द मदर शो टू हर डॉटर वाइल शोइंग हर द फोटोग्राफ, मदर ने अपनी डॉटर को क्या दिखाया जब वो फोटोग्राफ उसने उसको दिखाया। कि हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच, हर कजन्स, हर ओन चाइल्डहुड फोटोग्राफ एंड द बैकग्राउंड। तो बात करें तो हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच, कि उसके पेरेंट्स जो हैं किस तरह से बीच के लिए ड्रेस्ड होते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड राय, राय का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। आयरोनिक, क्राई, सैड एंड नन ऑफ द अबव। तो आयरनिक के लिए राय यहाँ यूज़ किया है ऑथर ने। वॉट ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस वॉज यूज इन द पोएम, कौन सी ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस यहाँ यूज़ हुई है। देखिए, टेरिबली ट्रांजिएंट एंड थ्रो देयर, बोथ राय एंड लेबर्ड ईज। तो देखिए, लेबर्ड और ईज दोनों ऑब्जेक्ट वर्ड आपको दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑक्सीमोरॉन यहाँ आपको दिख गया है। What epithet literary device was used in the poem? Terribly transient, terribly transient यही आपका हो गया। Literary device, what epithet literary device was used? तो terribly transient, clear? Through there, both lie, laboured is. और हाउ मैनी फेजेस, कितनी फेजेस पोइट ने बताई हैं, 1, 2, 3, 4। तो ऑब्वियसली 3 फेजेस की, 3 स्टेजेस की यहाँ ऑथर बात करती हैं। व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम, लास्ट फेज की बात करें तो क्या है। आफ्टर हर मदर्स डाइड, आफ्टर हर ग्रोन अप, आफ्टर हर मदर ग्रोन अप, नन ऑफ द अबव। तो लास्ट फेज क्या है, आफ्टर हर मदर्स डाइड, डाइड क्या, डेथ होना चाहिए था यहाँ फ्रेंड्स। क्लियर। व्हाट डज द शी फील इन द लास्ट फेज, वो क्या फील करती हैं लास्ट फेज में।
पेन एंड ग्रीफ, हैप्पी एंड नॉस्टैल्जिक, सैड एंड नॉस्टैल्जिक, पेन एंड नॉस्टैल्जिक। तो पेन एंड ग्रीफ जो है वो फील करती है लास्ट फेज में, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है। एंड हाउ मैनी फेजेस वर डिपिक्टेड इन द पोएम बाय द पोएट, कितनी फेजेस यहाँ दिखाई हैं, 3 फेजेस हो गई हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ फ्रेंड्स। यस, नेक्स्ट चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के एमसीक्यूज। चलिए फ्रेंड्स फटाफट इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज, कहाँ से वो शिप जो है वो वॉयज के लिए चला था। तो अमेरिका, मैक्सिको, जर्मनी और प्लेमाउथ अमेरिका इंग्लैंड। तो ध्यान हो आपको चैप्टर पढ़ा हो तो डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर ए राउंड द वर्ल्ड वॉयज, क्यों ऑथर ने डिसाइड किया दुनिया का चक्कर लगाने के लिए। टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 ईयर्स अगो बाई कैप्टन जेम्स कुक, सबसे पहले जो चक्कर लगाया था वो लगभग 200 साल पहले जेम्स कुक ने लगाया था, कैप्टन कुक के नाम से जो फेमस थे। तो उस यात्रा को डुप्लीकेट करने के लिए, टू सी द वर्ल्ड, टू सेटल डाउन इन डिफरेंट कंट्री, टू शो हिज चिल्ड्रन द वर्ल्ड थ्रू शिप। तो वो एक्चुअल में उनका जो था वो जेम्स कुक के जो रिकॉर्ड था वो उसको दोहराना चाहते थे। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर, ऑथर का क्या पेशा था। बिजनेसमैन, सेलर, टीचर, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द अबव। तो ऑथर था एक बिजनेसमैन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर, ऑथर के शिप का क्या नाम था। ऑथर के शिप का नाम था फ्रेंड्स अमेजन, वेव वॉकर, वेव शिप और सेलर शिप। तो ये था वेव वॉकर। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लीजेंट फॉर हिम, जर्नी का कौन सा भाग जो है वो प्लीजेंट रहा उसके लिए। यानी फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, फर्स्ट फ्यू मिनट्स एंड नेवर। तो जो फर्स्ट पार्ट था इट वॉज प्लीजेंट, यानी फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन तक यात्रा सुरक्षित चलती रही, जहाज सुरक्षित चलता रहा। वेयर वर द नेम्स ऑफ द टू क्रूमैन whom द ऑथर हायर्ड, ऑथर ने कौन से 2 क्रूमैन थे जिनको हायर किया था। शेली एंड केबल, लैरी विजिल एंड हर्ब सिगलर, एंड हर्ब सिगलर एंड शेली कूपर, एंड लैरी विजिल एंड एडम मूर। तो आपको ध्यान हो लैरी था और हर्ब था, हर्ब सिगलर। बी वाला ऑप्शन आपका हुआ। एंड वाई डिड द ऑथर हायर द 2 क्रूमैन, ऑथर ने इन दोनों को क्यों हायर किया था। टू टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग द वॉयज, टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन, बिकॉज ही कुड नॉट लॉन्गर सेल द शिप एंड ही वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। एक्चुअल में क्या था, जो वर्ड्स रफेस्ट सी था, जो इंडियन ओशन था, सदर्न इंडियन ओशन, उसमें वो हेल्प करे उनको टैकल करने के लिए, इसलिए उसने एक क्रूमैन जो है वो हायर किए थे। वाई व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग जाइजेंटिक, जो वेव्स थी वो जाइजेंटिक कब होनी शुरू हो गई। दिसंबर 25, जनवरी 2, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। तो इट वॉज जनवरी 2। एंड वाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, उन्होंने बोट को स्टॉर्म में स्लो डाउन करने के लिए क्या किया। स्टॉप्ड सेलिंग, ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड हैवी मूरिंग रोप, एंड जस्ट ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर स्टॉर्म टू काम डाउन। उन्होंने एक्चुअल में ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब जो थी उसको वापस करते हुए ड्रॉप कर दिया, और जो हैवी मूरिंग रोप थी उससे लैश किया। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर, जो डिजास्टर आया उनका, जो आने वाला था डिजास्टर, उसकी पहली इंडिकेशन जो था क्या था। अराउंड 6 PM व्हेन विंड्स ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रू डार्क, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द शिप स्टार्टेड क्रीकिंग, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग एंड व्हेन विंड्स वर स्ट्रॉन्ग। तो अराउंड 6 PM 6 बजे के आसपास जो हवा थी वो शांत हो गई और जो आसमान था वो डार्क हो गया। इट वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन। What happened after the first indication of the disaster? डिजास्टर के फर्स्ट इंडिकेशन के बाद क्या हुआ। A wave appeared vertical at almost twice the height of other waves. एक वेव थी वो वर्टिकल, जो दूसरी वेव्स के जो थी उनकी डबल हाइट की थी। It broke the ship from inside. The ship turned upside down and it did not affect the ship. तो एक्चुअल में क्या था, एक वेव आई और उसने जो था वो दूसरी वेव्स के वर्टिकल थी,
हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप, जो एक्सप्लोजन था उसने शिप को किस तरह से अफेक्ट किया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, यानी एक बाढ़ की तरह से ग्रीन और वाइट वाटर जो था उसने शिप को धक्का लगाया, शिप में एंटर कर गया। द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन एंड नन ऑफ द अबव। तो ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। एंड व्हाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ, ऑथर ने अपनी जो डेथ थी उसको कैसे उसने एक्सेप्ट किया। Pirates had attacked the ship because he was injured by the explosion he had thrown in the sea. He was stabbed. तो he was thrown in the sea, वो समुद्र में धकेल दिया गया waves के द्वारा। What did the author see when his head popped out of the water? जब उसका सर जो है वो पॉप आउट हुआ तो ऑथर ने क्या देखा। द शिप वॉज सिंकिंग, द शिप वॉज नाउवर टू बी सीन, द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग, हिज मैस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग। तो एक्चुअल में क्या था, ऐसा लग रहा था कि जो शिप है वो कैप्साइज हो रहा है, लेकिन जो मास्ट था उसका वो अभी भी लगभग हॉरिजॉन्टल ही था। What happened to the author's body when he managed to reach the deck? जब वो डेक तक किसी तरह पहुंच पाया तो उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ। His left ribs cracked, mouth filled with blood and broken teeth. His head smashed again. He broke his leg and he broke his left hand. तो अगर बात करें तो उसकी जो रिब्स थी, हड्डियां भी चटक गई थी, माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। किसने कहा वी आर सिंकिंग, हु सेड वी आर सिंकिंग, हिज क्रूमैन, मैरी, हिज डॉटर, हिज सन। तो मैरी ने कहा था कि वी आर सिंकिंग। एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप, जो शिप था शिप की क्या कंडीशन थी। ब्रोकन टिम्बर, सी बोल्ट, starboard side, bulged inside, inwards, clothes, crockery, charts, tins to be lost, and their personal belongings were missing, water filled in every room and their clothes were missing, can't see। ये वाला ऑप्शन आपको हुआ। जहाँ भी देखा तो वहाँ टिम्बर जो थी, जो टूटी फूटी थी, स्टारबोर्ड सब बाहर आ गया था, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट सब जो थे पानी में बह रहे थे। What had happened to Sue when the author entered their room to check on them? क्या हुआ सू को जब ऑथर ने अपने रूम में एंटर किया उसको देखने के लिए। Her head hurt as there was a bump. She was unconscious. Her legs hurt. She was fine. तो उसका जो सर था वो चोट लग गई थी, उसमें एक घूमर निकल आया था। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। And what was the age of सुजैन एंड जोनाथन, सुजैन और जोनाथन की क्या एज थी। 8, 9, 7, 6, 10 एंड 7 एंड 4 एंड 6। तो एक्चुअल में जो सुजैन थी वो 7 साल की थी और जो बच्चा था जोनाथन वो 6 का था। तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्टिच द कैनवस, ऑथर ने कैनवस का जो स्टिच था उसको कैसे मैनेज किया। By repairing the holes, by asking crewmen for help, it happened on to itself. It's on the problem got over as the storm had passed. तो उसने जो होल्स थे उनको रिपेयर किया, इससे वो स्ट्रेच था वो मैनेज कर पाया। And what happened after the head pump started to block up with the debris floating around the cables? क्या हुआ कि जब हैंड पंप को क्या हुआ, जब उसने ब्लॉकअप शुरू कर दिया डेब्रिस को, मलबे को जो तैर रहा था कैबिन्स में। द ऑथर कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक पंप फॉर एन आउट पाइप एंड बाय टेकिंग आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट, बाय रिपेयरिंग हैंड पंप एंड द ऑथर फाउंड अनदर हैंड पंप। तो ऑथर ने जो इलेक्ट्रिक पंप था आउट पाइप से उसको जोड़ दिया। तो ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। एंड वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप, उन्होंने कहाँ जाने का निश्चय किया अपने आप को और शिप को सेव करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, एम्स्टर्डम,
मुंबई एंड जापान। तो इट वॉज आइल एम्स्टर्डम। आइल एम्स्टर्डम में उन्होंने सोचा कि हम यहाँ जाकर सेफ रहेंगे, तो वहाँ पहुँचने का उन्होंने निश्चय किया। व्हाट वॉज देयर फर्स्ट मील इन 2 days? जो 2 दिन में उनका जो फर्स्ट मील था वो क्या था? मीट लोव्स, ब्रेड एंड मिल्क, नूडल एंड कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स, बिस्किट्स। तो डी वाला ऑप्शन आपका हुआ। हु सैड वी आर नॉट अफ्रेड, जो टाइटल है लेसन का, वो किसने कहा? जॉन, क्रूमन एंड टू ईच अदर, सूज एंड मॉम। तो जोनाथन ने इस बात को कहा कि अगर हम साथ हैं तो मैं मरने से नहीं डरता। When did they reach Isle Amsterdam? Isle Amsterdam वो कब पहुँचे? Around 6 p.m. in the evening. Never reached there at 11 in the morning. They decided to take different route. तो वो लगभग 6 बजे शाम को आइल एम्स्टर्डम में वो पहुँच गए थे। What was the status of the ship on January 3rd? 3rd जनवरी को जो शिप था वो क्या, उसका क्या स्टेटस था? Pumps had the water level sufficiently under control. Condition was getting worse. They were still struggling to control the pump. Everything was just right. तो एक्चुअल में क्या था? जो पंप थे had the water level sufficiently under control. वाटर लेवल जो था वो काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल था। How long did they take for the ship testing and fitting? Months, few days, 2 years, few weeks. कब तक उन्होंने जो शिप था उसकी टेस्टिंग और फिटिंग पर ध्यान दिया था? तो एक्चुअल में महीनों उन्होंने इस काम में बिताए थे। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। एंड वेयर हैड दे रीच्ड ऑन द 25th of December? 25 दिसंबर को वो कहाँ पहुँच गए थे? 3,500 kilometers east of Cape Town, and they were suffering the waves away from Cape Town. 2,500 किमी from Cape Town reached Cape Town. एक्चुअल में वो केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूरब की तरफ थे। What happened when the author had smashed into the wheel? जब ऑथर का हेड जो था वो स्मैश्ड हुआ तो क्या हुआ? He was hurt but steady. He flew overboard, sinking below the waves. He was not hurt. He gained control immediately. So he flew overboard, sinking but below the waves. What does mayday call means? जो mayday call है उसका क्या मतलब होता है? mayday call है call made in the month of May. distress call for help, both A B। तो B वाला ऑप्शन है। distress call जो होती है हेल्प के लिए उसको mayday call कहा जाता है। What had happened to Sue when the author entered their room to check on them? Sue के साथ क्या हुआ? रिपीट होगा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये वाला, उसका घूमर निकल आया था सर में। How did the author manage to stitch the canvas? ये भी रिपीट हुआ है। ये भी 30, 34 एंड 35, 36, 37, ये 4-5 क्वेश्चन रिपीट हुए। तो चलिए फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूज के MCQs देखिए। जो हु वॉज टूटन खामुन कौन था? जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, इजिप्शियन किंग एंड हिस्टोरियन। अगर बात करें टूटम खामुन की, तो टूटम जो खामुन था वो था जिसको टूट कहा गया, वो था एक इजिप्शियन किंग जिस पर और लेसन का टाइटल भी है। When did Tut die? टुट जो था वो कब मरा? When he was a teenager, old, middle age and he was a child। तो जब वो एक टीनेजर था तभी उसकी डेथ हो गई थी तूतनखामुन की। एंड हु डिस्कवर्ड टट्स टूम एंड व्हेन? जो टुट की टूम थी उसको किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया? तो देखिए एडम कूपर था, हार्वर्ड कार्टर ने किया 1930 एंड सैम शॉ 1890। तो इसमें नाम आता है उसकी जो टूम को डिस्कवर करने का हार्वर्ड कार्टर को, और उसने जो ईयर था वो था 1922। When was Tut's body taken for CT scan after being found? उसकी बॉडी को कहाँ लेकर जाया गया, कब लेकर जाया गया CT स्कैन के लिए? आफ्टर 1 year, 80, 50, 30 ईयर्स। तो एक्चुअल में ये जो बॉडी थी वो थी लगभग 80 ईयर के बाद उस बॉडी का CT स्कैन हुआ था। बी क्वेश्चन।
एंड फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एमनहोटेप थर्ड रूल इजिप्ट। एमनहोटेप जो था वो इजिप्ट पे लगभग कितने साल उसने रूल किया? तो उसने रूल किया था फ्रेंड्स 40 ईयर्स। इसके बाद बढ़ जाते हैं, हु प्रॉम्प्टेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क। किसने प्रॉम्प्ट किया था वर्शिप को, एटन की वर्शिप के लिए? तो एमनहोटेप फोर्थ था जिसने प्रॉम्प्ट किया था वर्शिप एटन के लिए। What name did एमनहोटेप फोर्थ चेंज टू? एमनहोटेप फोर्थ का क्या नाम जो है वो बदल दिया गया? एमराना, अतुल और एकेनेटन एंड एमनहोटेप। तो एकेनेटन जो था उसका नाम कर दिया गया था। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड टूटनखामुन रूल इजिप्ट? टूटनखामुन ने कितने साल तक रूल किया था इजिप्ट पर? 9, 11, 2 एंड 5। तो इट वॉज 9 ईयर्स, 9 साल तक उसने रूल किया। वेयर वॉज वाट वॉज फाउंड विद टूटनखामुन बॉडी? बॉडी के साथ क्या पाया गया? बॉडी के साथ मिला गोल्ड, गोल्ड कॉइन, नथिंग एज सच, गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज, रेजर, गेम्स एंड क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो डी वाला ऑप्शन हुआ, काफ़ी कुछ सामान जो है वो मिला। हाउ वुड यू डिस्क्राइब टट्स टूम? जो टुट्स की टूम थी उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? गोल्ड प्लेटेड, रॉक कट एंड वॉल पेंटिंग विद गोल्ड प्लेट एंड रॉक कट 26 फीट अंडर ग्राउंड, विच हैड वॉल पेंटिंग। तो डी वाला ऑप्शन हुआ। इस तरह आप उसकी जो टूम है उसको डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट वाज इन फर्स्ट कॉफिन? फर्स्ट कॉफिन में क्या मिला? Garlands of olives, lotus petals and cornflowers, flowers and coin, gold, wealth, bronze, razor and it was empty। तो अगर बात करें फर्स्ट कॉफिन की तो उसमें ऑलिव मिला था, ये ध्यान रखिए। गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर। एंड व्हाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल? जो थर्ड कॉफिन मिला उसने कार्टर को क्यों परेशान कर दिया? It was empty, the resin used to cement to the bottom and solid gold coffin which was hardened enough। बहुत हार्ड वो हो गया था। The material found inside was already looted। एक्चुअल में क्या था, जो रेजिन मिली थी सीमेंट करने के लिए टुटको बॉटम में, वो उसने जो कॉफिन था गोल्ड कॉफिन को बहुत अधिक हार्ड कर दिया था। हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेजिन्स? कार्टर ने रेजिन्स को कैसे रिमूव किया? विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर, केमिकल्स, मशीनरी एंड मैन पावर। तो उसने जब उसको अलग किया तो वो अलग कर पाया चीजल और हैमर, हथौड़े की सहायता से वो उसको अलग कर पाया। 13 का ए हो गया। एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टुट? टुट की बॉडी को कैसे काटा? फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम, फर्स्ट लेग एंड देन हेड, फर्स्ट लेग, हेड एंड देन लिम्स एंड हेड ओनली। तो उसने जो बॉडी को काटा, पहले तो हेड को काटा और फिर जो लिम्स थे लिम्स को काट कर उसने अलग किया। तो ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। एंड व्हाट डिड कार्टर, यस फ्रेंड्स, थोड़ा बच्चा था वो, छोटा, वो डिस्टर्ब कर रहा था। एंड व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी? अपनी बॉडी को कट डाउन, जो बॉडी थी टूट की उसको कट डाउन करने के बाद कार्टर ने और उसके आदमी ने क्या किया? They sent it for X-ray. They examined them carefully. They placed it on the layer of sand in a wooden box. They clicked photographs। तो उन्होंने उसको जो सैंड की लेयर्स थी वुडन बॉक्स में, उन्होंने उस पर उसको रख दिया। And when was the mummy examined in X-ray by the anatomy professor? एनाटॉमी प्रोफेसर ने उस मम्मी को कब एग्जामाइन किया? ईयर 45, 86, 68। तो इट वाज 68, 1968 में इस बॉडी को एग्जामाइन किया गया, एक्सरे किया गया। एंड व्हाट फैक्ट्स वर रिवील्ड व्हेन द ममी वाज एक्सरेड इन 1968? जब ममी को 1968 में एग्जामाइन किया गया तो क्या फैक्ट्स जो थे वो रिवील हुए? तो हिज सेवरल पोजेशंस वर मिसिंग, हिज बोन्स वर मिसिंग, हिप बोन एंड हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग एंड हिज फीट बोन वॉज मिसिंग।
तो उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी और जो फ्रंट रिब थी वो मिस थी। सी वाला ऑप्शन आपका हुआ। एंड व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन इन द 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी में उसको सीटी स्कैन के लिए कब ले जाया गया? जनवरी 5, 2005, 2007, 1 एंड 2009। तो 2005 याद रखिएगा, उसमें इसको ले जाया गया। What does CT स्कैन स्टैंड फॉर? कॉमन क्वेश्चन है कि CT स्कैन किसके लिए आता है? कंप्यूटर टेलीग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन एंड कार टोपोग्राफी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो बात करें टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन को आप कहते हैं CT स्कैन। हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन? जो बॉडी थी उसको वर्कमैन ने कैसे स्कैन के लिए उठाया? थ्रो द स्टेयर्स, ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर एंड थ्रो स्लाइडिंग एंड थ्रो लिफ्ट। तो एक हाइड्रोलिक ट्रेलर के द्वारा उन्होंने बॉडी उठाई। बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। एंड वाई डिड द प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन? जो प्रोसीजर थी वो क्यों बीच में रुक गई? एज स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग, एज द लाइट वेंट ऑफ, एज द लिफ्ट ब्रोकन। तो जो स्पेयर फैन था उसने काम करना बंद कर दिया, इससे क्या हुआ, उस काम को जो है बीच में ही रोकना पड़ा। When was Tut's body taken back to his tomb after CT scan? CT स्कैन के बाद उसकी टूट की जो बॉडी थी उसको कब उसकी टूम में ले जाया गया? आफ्टर ए डे, आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स। तो लगभग 3 घंटे के बाद बॉडी वहाँ ले गए। बी वाला ऑप्शन हुआ। व्हाट इज़ द सिमेट्री ऑफ टूट कार्ड? टूट की जो सिमेट्री है उसको क्या कहा जाता है? वैली ऑफ द किंग्स, टूट्स रेस्टिंग प्लेस, वैली ऑफ द फ्लावर्स। तो वैली ऑफ द किंग्स जो है वो उस सिमेट्री को कहा जाता है। हाउ डिड टूट डाई? टूट कैसे मरा? इट वॉज ए मिस्ट्री, हार्ट अटैक, कैंसर, ड्यूरिंग द वॉर। तो एक मिस्ट्री थी, टूट कैसे मरा, कैसे टूट की डेथ हुई। Who said the mummy is in the bad condition because of what Carter did in 1920s? कार्टर और जही हवास, एनाटॉमी प्रोफेसर, इजिप्शियन हिस्टोरियन। तो जही हवास ने कहा था कि मम्मी की कंडीशन जो है बैड है। क्लियर? जैसा कि जो कार्टर ने 1920 में किया था। It was laid to rest laden with platinum, aluminium, gold and silver। तो अगर बात करें मेटल की तो लेडन विद गोल्ड। क्लियर? सी वाला ऑप्शन आपका हुआ। व्हेन डिड टूथ डाई? कब टूथ की डेथ हुई थी? 22,000 ईयर्स अगो, 33, 10,000 एंड 16,000। तो लगभग मोर देन 3,000 ईयर्स अगो, लगभग 33,000 साल पहले जो है टूथ की डेथ हो गई थी। What was टूट lavished with? टूट जो है वो किससे lavish था, किससे वो भरा हुआ था? गोल्ड, सिल्वर, फ्लावर्स, लॉट्स ऑफ ज्वेल, ग्लिटरिंग गोल्ड, प्रीशियस कॉलर, इनलैंड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स। ये वाला ऑप्शन आपका बी, सी वाला ऑप्शन ठीक हुआ। भाई ऑब्वियसली जब राजा था तो बहुत सारी जो बिलोंगिंग्स हैं वो उसके पास होंगी। यस। हाउ वॉज आर्कियोलॉजी चेंज्ड थ्रू द डिकेड्स? किस तरह जो आर्कियोलॉजी है वो बदल गई डिकेड्स से? फोकस इज मोर ऑन अ ट्रेजर, फोकस इज मोर ऑन फिजिकल फाइंडिंग्स एंड फोकस इज टाइम फैक्टर मोर, फोकस इज लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। देखिए, फोकस इज लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। इस प्रकार से जो आर्कियोलॉजी है वो डिकेड्स में बदल गई है, क्योंकि अब जो फोकस है वो डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ पे उनका फोकस रहता है। हु इज ओसाइरिस? ओसाइरिस कौन है, क्या है ओसाइरिस? तो गॉड ऑफ नेचर, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, सीजन्स एंड यूनिवर्स। तो जो आफ्टर लाइफ का गॉड है वो ओसाइरिस को माना जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पोयम पे। पोयम के एमसीक्यूज हैं लेबरनम टॉप के। बड़ी प्यारी सी पोयम है, पढ़ी हो तो आपने, बहुत अच्छी पोएम मुझे लगी। हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री इन द पोएम द लेबरनम
टॉप, किस तरह से पोएट ने इस टॉप को जो है वो बताया है। स्टिल एंड साइलेंट, मूविंग एंड एंग्री, साइलेंट एंड मोशनलेस, नन ऑफ द अबव। तो स्टिल एंड साइलेंट उन्होंने इस टॉप की बात की है। व्हाट हैपन टू द लीव्स ऑफ द लेब्रोनम टॉप, जो लेब्रोनम ट्रीज है उसकी लीव्स को क्या हो जाता है। They were green, turned yellow, fallen down and new leaves growing. तो they were turned yellow, वो पीली पड़ गई हैं। How was the tree standing in the month of September? सितंबर के महीने में पेड़ कैसे खड़ा रहता है। Still and death like, alive, green and happy, still and green। तो पेड़ खड़ा रहता है still and death like, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। When did the death like tree become alive? जो death like tree है वो कब alive हो जाता है। By in the month of March, by the arrival monsoon season, by the arrival of goldfinch bird, by the arrival of sparrows। तो जो डेथ लाइक ट्री है वो जिंदा हो जाता है, कब हो जाता है, जब जो गोल्ड फिंच बर्ड्स हैं वो आकर उस पर बैठ जाती हैं, वो पेड़ को स्टिल से लाइव कर देती हैं। वाई डिड द गोल्ड फिंच बर्ड कम टूवर्ड्स द ट्री, क्यों आती हैं गोल्ड फिंच। टू फीड हर यंग वंस, टू मेक अ नेस्ट, टू रेस्ट, वो आती हैं अपने यंग वंस को फीड करने के लिए। एंड वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड, जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसके जो यंग वंस हैं वो कहाँ हैं। ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ऑन अदर ट्री, दे वर नेवर देयर। तो बात अगर करें बर्ड्स के बच्चों की तो बच्चे हैं ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस, थिकनेस पर वो बच्चे बैठे होते हैं। What role does the tree play for the goldfinch bird? जो goldfinch bird के लिए जो ट्री है वो किस प्रकार का रोल प्ले करता है। एज ए शेल्टर, सपोर्टर, मीन्स टू फीड हर फैमिली, आर रेस्टिंग प्लेस। एक्चुअल में वो एक शेल्टर का काम करता है। हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, किस प्रकार से जो पक्षी है वो दूसरी ब्रांच पर मूव करता है। लाइक ए लिजर्ड, स्लोली, स्मूथली, बाय फ्लाइंग। तो ऑथर कहते हैं इट वॉज लाइक अ लिजर्ड, एक लिजर्ड की तरह से वो मूव करते हैं। हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री, किस प्रकार से दूसरी ब्रांच पर जो पक्षी है वो पहुंच जाता है। with a chirping sound, silently, never arrives at the other branch and flew away and then arrived at the branch। तो with a chirping sound का यहाँ ऑथर जिक्र करते हैं। What happened after she fed her young ones? अपने बच्चों को जब वो खिलाती है, फीड करा देती है, तब क्या होता है। She flew away, she flew to other side of the branch, she stayed there, she took some rest in the nest। तो सी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, ब्रांच की दूसरी साइड वो उड़ जाती है। एंड वाई वॉज गोल्ड फिंच बॉडी बेयरली विजिबल, जो गोल्ड फिंच है उसकी बॉडी कैसे विजिबल होती है क्यों बेयरली विजिबल होती है। ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, बिकॉज शी वॉज स्मॉल, बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, बिकॉज शी वॉज ब्राउन इन कलर। तो जो बॉडी है उसकी बेयरली विजिबल इसलिए होती है ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। वेयर डिड द बर्ड वेनिस आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस, अपने यंग वंस को फीड करने के बाद जो बर्ड है वो कहाँ वेनिश हो जाती है। टू द अदर ब्रांच, टू द टॉप ऑफ द ट्री, टू हर नेस्ट, बिहाइंड द येलो लीव्स। तो बिहाइंड द येलो लीव्स, पीली पत्तियों के बीच वो छुप जाती है, के पीछे छुप जाती है। वॉट हैपन टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के अंत में क्या होता है पक्षी का। शी फ्लू अवे, she stayed at the tree, she went to other trees, she went to bring some food for her young ones। तो पक्षी जो है वो उड़ जाता है लास्ट में, she flew away। How was the tree in the end when the birds flew away, पक्षी जो ट्री है वो कैसा हो जाता है लास्ट में। Still alive, nothing changed in the looks and it was death like again, none of the। तो फिर दोबारा से वो डेथ लाइक हो जाता है। What instance of alliteration has been used in the poem Laburnum Top
out of the following options. Engine of her family, her barren face, sleek as a lizard at September sunlight. तो कौन सा यहाँ पर जो एलिट्रेशन है वो ऑथर ने यहाँ यूज़ किया है? तो देखिए सितंबर सनलाइट यहाँ ऑथर ने यूज़ किया है। यस, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। What transferred epithet was used in the poem The Laburnum Top? क्या ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ ऑथर ने यूज़ किया है? Her barren face, identity mask, and engine of her family, sleek as a lizard, and September sunlight. तो हर बैरन फेस, देखिए फेस बैरन नहीं होता लेकिन फेस को बैरन बताया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। What does the phrase her barren face identity mask means? क्या मतलब है इसका? Because she was brown in color, due to her dark colored yellow body and bird's face became her identity and symbol of recognition, none of the above। तो सी वाला ऑप्शन हुआ क्योंकि पक्षी का जो फेस है वो उसकी आइडेंटिटी और उसकी पहचान जो है वो बन चुका है। What is the dominant color used in the poem? कौन सा dominant color poem में यूज़ हुआ है? रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। तो बात करें यहाँ येलो कलर जो है वो पोएम में यूज़ हुआ है। What is described by the word sleek in the poem? जो क्या डिस्क्राइब किया गया है स्लीक के माध्यम से? लिजर्ड, बर्ड, ब्रांच इन टॉप ऑफ द ट्री। तो स्लीक एज ए लिजर्ड, लिजर्ड को स्लीक बताया है। What is described as इंजन इन द पोएम? पोएम में इंजन की बात की है, किसको इंजन बताया है? लिजर्ड, मशीन, लेवरबम ट्री एंड नन ऑफ द अबव। तो ट्री को यहाँ फ्रेंड्स इंजन बताया है। द पोएम वॉइस ऑफ द रेन इज ए कन्वर्सेशन। नेक्स्ट पोएम आ गई है यहाँ पर, एमसीक्यूज नेक्स्ट पोएम के हैं वॉइस ऑफ द रेन के। तो क्या है देखिए, वॉइस ऑफ द रेन है, उसको में कन्वर्सेशन एक आपको दिखता है किस किस के बीच? पोएट एंड रेन, पोएट एंड माउंटेन, रेन एंड ट्रीज एंड बर्ड्स एंड रेन। तो बात करें अगर यहाँ कन्वर्सेशन की तो पोएट एंड रेन के बीच आपको एक कन्वर्सेशन इस पोएम में दिखाई पड़ता है। What does the poet ask to the soft falling shower? किससे किसको कहता है ऑथर soft falling shower? What do you do? And what is your name? What are you? How are you doing? तो how are you? How are you falling shower? ये क्वेश्चन जो है पोएट एक पूछता है, how are you? सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। What does the rain reply in poet's question? Who are you? पोएट का जो क्वेश्चन है उसमें रेन क्या रिप्लाई देती है कि शी इज़ रेन, शी इज़ द पोएम ऑफ अर्थ, शी इज़ रेन फ्रॉम माउंटेन्स, शी इज़ पोएम ऑफ माउंटेन्स। तो पोएम कहती है कि शी इज़ द पोएम ऑफ अर्थ, कि वो रेन कहती है कि वो अर्थ की एक पोएम है। Why does the rain tell the poet that she cannot be touched? क्यों कहती है रेन कि उसको टच नहीं किया जा सकता? Because she is water, because she rises in the form of water vapor, because she is in the form of clouds, none of the above। तो चूंकि जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में राइज करती है इसलिए उसको नहीं छुआ जा सकता। From which two places does the rain rise in the form of water vapor? कौन सी जगह से, कौन से प्लेसेस से जो रेन है वो वेपर के रूप में निकलती है? लैंड एंड बॉटमलेस सी, लैंड एंड ओशन, माउंटेन एंड लैंड एंड नन ऑफ द अबव। तो बात करें लैंड एंड बॉटमलेस सी से वो एक वेपर की फॉर्म में ऊपर जाती है। What happened to the earth when the rain falls back on the surface of earth? क्या होता है जब रेन दोबारा अर्थ की सरफेस पर गिर जाती है? It provides water, it beautifies and purifies the earth, it helps in greenery, it provides water to flora and fauna। तो बात करें इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ, अर्थ को सुंदर बना देती है और शुद्ध कर देती है। हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ? जो जमीन के अंदर दबे हुए पौधे होते हैं उन जो उन सीड्स का जो रेन है वो किस तरह से हेल्प करती है? provides water, provides life and helps them grow, provides life and none of the above। तो वो उनको जीवन प्रदान करती है और उनके बढ़ने में वो सहायक होती है। What does the rain do when she doesn't care if anyone bothers about her
डीड्स और नॉट। क्या होता है रेन का, रेन क्या करती है जब कोई उसकी केयर नहीं करता? तो शी टॉक्स टू द लैंड, शी वर्क्स हार्डर, शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड टॉक टू द अर्थ, शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम। तो देखिए सी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम, तो डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विद? पोएट ने रेन को किससे कंपेयर किया है? सॉन्ग, हेवन, ब्यूटी एंड फ्लावर। तो एक सॉन्ग से ऑथर ने रेन को कंपेयर किया है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन, क्यों, वाई, क्यों कंपेयर किया है? देखिए कंपेयर करने के लिए बिकॉज सी ब्यूटिफाइज द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ को ब्यूटिफाई करती है, बिल्कुल नहीं। बिकॉज सी प्रोवाइड्स लाइफ ऑन अर्थ, नहीं। एज दे बोथ शेयर कॉमन जर्नी, नहीं। कोई सा ऑप्शन यहाँ नहीं, नन ऑफ द ऑप्शन, नन ऑफ द अबव आपका ठीक हुआ। फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ओरिजिनेट, सॉन्ग कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हेवन, ओशन, हार्ट ऑफ अ सिंगर, सॉल ऑफ अर्थ। तो कोई सॉन्ग अगर आता है वो आता है सिंगर के हार्ट से, सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। इन वॉट, इन इफ द पोएट हैज़ यूज्ड अ मेटाफर इन द पोएम, व्हाट इज इट? मेटाफर कहाँ आपको दिखाई देता है? देखिए आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, वॉइस ऑफ द रेन, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, नन ऑफ द अबव। पोएम को कहा है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो यहाँ कंपैरिजन आपको दिखाई देता है, आप मेटाफर यहाँ कह सकते हैं। व्हाट हाइपरबोली, कहाँ हाइपरबोली आपको क्या दिखाई देती है? देखिए अगर हाइपरबोली की बात करें, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, बॉटमलेस सी। तो सी को बॉटमलेस बता दिया, यहीं बस आपको हाइपरबोली दिख गई है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। वॉट हैपन्स टू द रेन इन द स्काई, रेन के साथ स्काई में क्या होता है? इट ड्रॉप्स फॉर्म, इट रेन, इट कंडेंसेस, इट फॉर्म्स क्लाउड्स, नन ऑफ द अबव। अगर रेन की बात करें तो रेन ड्रॉप्स फ्रॉम स्काई, आसमान से ये गिरती है। What does the word descend means? डिसेंड का क्या मतलब है? डिसेंड ऑब्वियसली कम डाउन होता है फ्रेंड्स, तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। Why does the rain descend to the earth? रेन जो है अर्थ पर डिसेंड क्यों होती है? To wash the drought and provide water, she provides life on earth, it beautifies and purifies, तो it provides life। To wash the drought and provide water, ए वाला ऑप्शन आपका हुआ अकॉर्डिंग टू द पोएम। What does ragged and unragged means? Ragged और unragged का क्या मतलब होता है? रैग होता है फ्रेंड्स केयर फॉर एंड नॉट केयर फॉर, रैग्ड एंड अनरैग्ड, तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न इन द पोएम, सॉन्ग कहाँ लौट जाता है? ओरिजिनेटर यानी सिंगर के पास, पोएट, अर्थ एंड ओशन, किसके पास वो लौट जाता है? सॉन्ग को कहा है पोएट ने कि सॉन्ग वापस हो जाता है उसके सिंगर के पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर्ट दाउ, हु आर्ट दाउ का क्या मीनिंग है? हु आर यू, व्हाट आर यू, हाउ आर यू, हुज आर्ट इज दिस। तो हु आर्ट दाउ अगर कहीं होता है तो हु आर यू के लिए ऑथर इसको यूज़ करता है। अगर बात करें पोएट की, वॉइस ऑफ द रेन के पोएट हैं फ्रेंड्स आपके अमेरिकन ऑथर, सब समझ गए होंगे, इनमें हम बात कर रहे हैं वॉल्ट विटमन की। एंड नेक्स्ट पोएम बढ़ लेते हैं हम चाइल्डहुड की तरफ, चाइल्डहुड के एमसीक्यूज। व्हाट इज़ द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, जो चाइल्डहुड है वो किसके बारे में है? पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, पोएट के लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में, चाइल्डहुड ऑफ एवरी पर्सन, चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स चाइल्ड, फादर ऑफ पोएट्स फादर्स चाइल्डहुड। तो पोएट अपने बचपन के बारे में बात करते हैं, पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड यहाँ चाइल्डहुड पोएम में बताया गया है। आफ्टर वॉट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कब पोएट को पता लगता है किस एज के बाद कि उसकी जो चाइल्डहुड है वो खो गई है? 12, 11, 10, 13, तो 11 साल। What the poet could not find in the geography book, पोएट को ज्योग्राफी बुक में क्या नहीं मिलता? हेल एंड हेवन, एंड टू स्काई, आइलैंड एंड कंट्री, तो क्या नहीं मिलता? वह बात करते हैं हेल एंड हेवन, इन ये ज्योग्राफी बुक में नहीं पाए जाते। What did the poet find out about hell and heaven, क्या पोएट पाते हैं हेल एंड हेवन के बारे में? दे कुड बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स, दे वर इमेजिनरी प्लेसेस, अमेरिका, इंडिया। अगर बात करें ऑथर की नज़र में तो कहते हैं
कि देवर इमेजिनरी प्लेसेस हेल एंड हेवन, और उनको आप ज्योग्राफी बुक में नहीं देख सकते, वो काल्पनिक जगह है। What did the poet realize about adults? Adults के बारे में वो क्या रियलाइज करते हैं? That they are matured, they have to earn money, they are not what they seem to be, and they are cunning. Adults के बारे में वो कहते हैं कि वो वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाई पड़ते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। एंड वाई आर द एडल्ट्स नॉट व्हाट दे सीम टू बी? एडल्ट्स ऐसे क्यों नहीं होते जैसे वो दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो, दे आर वेरी श्यूर्ड, दे आर सेल्फिश, दे आर लेजी। कहते हैं कि दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव, प्रेम की बातें करते हैं लेकिन प्रेम वो नहीं करते। What did the poet realize about his mind when he lost his childhood? अपने माइंड को कैसे, अपने आप को कैसे रियलाइज करता है अपने माइंड को कि जब वो उसको लगता है कि उसने अपना जो बचपन है वो खो दिया है। That he can use it in whichever way he wants. That he is very intelligent, that he is dumb, that he cannot use it in whichever they want. तो ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ कि ही कैन यूज़ इट विच एवर वे ही वॉन्ट्स, कि वो जैसे चाहे, जिस वे में चाहे उसको माइंड को यूज़ कर सकता है। वॉट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएम? पोएम के एंड में पोएट जो है कैसे कंक्लूड करते हैं अपने चाइल्डहुड को? It went to another dimension, it went to some forgotten places, it moved away with time, it shifted in his younger sibling. तो बात करें तो इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेसेस, बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। कहते हैं कि कहीं वो फॉरगॉटन प्लेसेस पर चला गया है। वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ? उन्हें अपना चाइल्डहुड कहाँ दिखाई पड़ता है? इन एन इन्फेंट्स फेस, ओनली इन हिज मेमरीज, नोवेयर इन हिज ब्रदर। वो कहते हैं कि जब मैं किसी इन्फेंट फेस, किसी मासूम बच्चे को देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। अगर बात करें राइमिंग स्कीम की, तो पोएट की राइमिंग स्कीम है यहाँ पर ए बी बी एंड सी सी डी। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिएगा ज़रा, सी सी डी यानी डी वाला ऑप्शन है, ये पोएम की राइमिंग स्कीम है। और पोएट, और कोई भी लेसन हो उसके पोएट या ऑथर्स आपको हमेशा लर्न करने हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड? पोएट है इसके मार्कस नैटन। क्लियर, सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। और मीनिंग है वर्ड सीज्ड का, देखिए सीज क्या होता है? अंत हो जाना, सीज हो जाना, कम टू एन एंड, ये आपका ऑप्शन हुआ। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड हिडन, हिडन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक्सपोज्ड हो गया फ्रेंड्स। डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। अकॉर्डिंग टू पोएट एडल्ट्स आर, पोएट एडल्ट्स को क्या बता रहा है? हाइपोक्राइट, स्मार्ट, लवेबल, इंटेलिजेंट एंड कनिंग। वो कहते हैं कि पोएट्स आर हाइपोक्राइट, पाखंडी होते हैं जो एडल्ट्स हैं। क्लियर फ्रेंड्स? What did the poet sense about himself when he realized he could use his own mind the way he wants? पोएट के सेंस किस बारे में वो अपने आप को, अपने माइंड को कहता है जब उसे लगता है कि वो अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर पाता है। He sensed that he is as intelligent as his friends. He sensed his own individuality and a separate personality. He sensed that he is very smart and he sensed that he could use his mind in creative work. वो कहता है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी उसने अपनी देख ली है, सेंस कर ली है, उसकी अनुभूति कर ली है, और वो एक सेपरेट पर्सनालिटी के रूप में उसको लेता है। बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। What refrain literary device used in the poem चाइल्डहुड? क्या लिटरेरी डिवाइस यहाँ यूज़ की गई है? वो रिफ्रेन क्या है यहाँ पर देखिए, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, हेल एंड हेवन कुडंट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, दैट्स ऑल आई नो। तो व्हेन माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ये रिफ्रेन यहाँ यूज़ किया है पोएम में। एंटीथेसिस इज टू ऑब्जेक्ट वर्ड्स आर यूज टुगेदर, देखिए कहाँ यूज़ हुआ है एंटीथेसिस? अगर बात करें एंटीथेसिस की तो हेल और हेवन यहाँ कह रहे हैं, इससे बड़ा एंटीथेसिस फ्रेंड्स क्या होगा? सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। एंड विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस वेयर द पोएट थिंक्स दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन? कौन सा ऑप्शन यहाँ ठीक नहीं है जहाँ वो कहते हैं कि उसका बचपन जो है वो चला गया है?
द टाइम व्हेन ही सीज टू बी 12, टाइम 12 था. द टाइम व्हेन ही रियलाइज दैट hell and heaven could not be found in geography books, the time when he realized adults are happy. तो ए वाला ऑप्शन हुआ द टाइम व्हेन ही सीज टू बी 12. विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन, इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज हुई है. Was it when I found myself was really mine. I found myself was really mine. M आपको दिख रहा है, ओबियसली एलिट्रेशन यहाँ है. What question does the poet put forth? पोएट कौन सा क्वेश्चन पूछता है. When did my childhood go? Where did my childhood go? And both. तो दोनों ही क्वेश्चन वो पूछता है, when and where. क्लियर. तो यहाँ अच्छा चलिए एडवेंचर को हम कवर करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में. एडवेंचर के बाद बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा. एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.